हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को समझेंगे जो आज तक के ग्रुप सी एग्जाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूकेजी के विद साम सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझते हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आंसर होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी आपने उत्तर वैदिक संस्कृति के काल यानी उसकी समय सीमा बतानी है, कब से लेकर कब तक माना जाता है करके। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही कथन नहीं है? कौन सा सही कथन नहीं है, इसको आपने इन चार ऑप्शनों में से चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अर्थात वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यानी आर्य नगरों में निवास न करके वो गाँव में निवास करते थे, यानी वो सभ्यता, आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आंसर होगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा इसका श्रमण, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आंसर होगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यानी उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको क्रमवार से बताना है, सबसे पहले कौन लिखा गया था और बाद में कौन लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बताओ शाबाश, वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये होगा आंसर इसका 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यानी वेदों की संख्या कितनी होगी? 4 मानी जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था ये बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सामदेव को, सामवेद को, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी श्रीमद् भगवद गीता इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो आंसर होगा गोधन, यानी गाय संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था ऋग्वेद में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, अर्थात 10वें मंडल में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। यानी अब कैसे याद रखोगे, देखिए सु से शूद्र, सु से शून्य आ रहा है 10 में, तो यानी ये 10 वाले में शूद्र आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है बताओ शाबाश, ये है 18। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, पूर्व भी कहा जाता है, पूर्व पुरंदर, यासव भी कहा जाता है, यासव। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन देखिए, असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे, यानी आर्य सर्वप्रथम भारत में आए तो कहाँ बसे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब में, यानी आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो यहाँ पे को आपको इसको सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ऐसे बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, यह आपको समझना है आपको, ठीक है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप समझने में आसानी होगी। देखिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होर्त, ठीक है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अधुर्यु कहा जाता है। और सामवेद को क्या कहा जाता है पाठकर्ता? ये कहा जाता है उद्दार्त कहा जाता है। लास्ट बच जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहा जाता है ब्रह्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना आप इसको। तो अब देखो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा उलूक कणाद, जो हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर होगा बादरायण, जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित कौन सा है, कौन सा मंडल है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा इसका 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो आंसर होगा इसका परशुणी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? यानी धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो आंसर होगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का काल, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका धर्मशास्त्र काल में, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहाँ प्राप्त अभिलेख 4 वैदिक देवताओं, यानी वहाँ से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई से। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर होगा इसका ऋग्वेद, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो आ जाएगा महर्षि गौतम ने यह प्रचारित किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से
जाने जाते थे, यानी प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। तो ये होते थे, निष्क इक्वल था स्वर्ण आभूषण, यानी स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन देखें, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं ये बताना है। तो आंसर होगा इसका दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए अब इसको कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में क्या होता था, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। अब देखिए ऋग्वेद वाला जो पॉइंट होगा, ऋग्वेद था स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में यानी प्रार्थना जो संबंधित है किससे, ऋग्वेद से है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या होता है, ये कर्मकांडों से संबंधित था, ठीक है। कौन, यजुर्वेद। सामवेद, सामवेद आपको पता होता है, ठीक है। सामवेद 100 से सामवेद 100 से संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा बताओ शाबाश। तो ये ऑप्शन नंबर इसका होगा फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा किसका वर्णन मिलता है ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, यानी अश्वपति कहाँ के शासक थे ये बोला जा रहा है। तो आंसर होगा इसका के, ऑप्शन नंबर यानी सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, देखो अश्व केक खाता है, अश्व केक खाता है, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो आंसर होगा इसका कठोपनिषद, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यानी वैदिक नदी कुंभा वर्तमान में कहाँ स्थित है ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है, या किस दर्शन से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना है इस क्वेश्चन को। तो आंसर होगा इसमें सामवेद, अर्थात सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रस्थान त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अब देखो प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से शामिल होते हैं, इसको आप नोट करना कॉपी में, ठीक है। प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद शामिल होते हैं, यानी भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के सामूहिक रूप को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आंसर होगा इसका मीमांसा, अर्थात कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही सही इसके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित है। देखिए अर्थशास्त्र में आप लगाओगे अर्थशास्त्र, यह औषधि से संबंधित है, औ से अर्थशास्त्र, औ से औषधि, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, देखिए ऋग्वेद में होता है ईश्वर की महिमा यानी प्रार्थना से संबंधित है, ठीक है। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में क्या है, इसमें यजुर्वेद में बलिदान विधि से संबंधित है यजुर्वेद। अब लास्ट आ जाएगा सामवेद, 100 से सामवेद, 100 से संगीत, आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब बताओ ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यानी सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो आंसर होगा चिकित्सा से, चौ से चरक, चौ से चिकित्सा, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। तो ये आ जाएगा यजुर्वेद से, यौ से यज्ञ, यौ से यजुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युगीन सभा थी, यानी वैदिक युगीन सभा कौन सी थी ये आपको बताना है। तो ये है मंत्री परिषद वैदिक युगीन सभा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद बताओ शाबाश। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा यानी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, यानी किस में हुई है या किस युग में हुई है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा वैदिक युग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी, नहीं वाला ढूंढना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लुहारगिरी, यानी वो लोहे से संबंधित ज्ञान नहीं था। आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको समझना, यानी आयुर्वेद संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, आयुर्वेद संबंधित है किससे? ऋग्वेद से, ठीक है। अब देखिए दूसरा है धनुर्वेद, किससे संबंधित है? यह है यजुर्वेद से संबंधित है धनुर्वेद। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? यह है सामवेद से। शिल्प वेद और अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? बताओ, यह है अर्थशास्त्र से। अब देखो यानी ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बताओ शाबाश। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 से 7 मंडल तक के को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? बताओ शाबाश। तो ये आंसर होगा अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द इंकित करता है, आर्य शब्द किसे अंकित करता है यह आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका आंसर होगा 10 यानी 10 मंडल ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य आए थे मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगाना इसको, ठीक है। अंशतः गद्य रूप में क्या है? रचित है। तो ये आंसर होगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर होगा अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी विदथ इसका सही आंसर होगा, यानी विदथ ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा इसका शतपथ ब्राह्मण, यानी शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो आंसर होगा इसका उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना अब आप आगे इसी प्रकार से कौन सी वीडियो चाहते हो। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, अनुलोम विवाह का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना क्या होता है? अनुलोम विवाह होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, यानी प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका सेकेंड, यानी जौ को यव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर होगा चावल। चावल को व्रीहि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ आंसर होगा पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब आपको यहाँ पे को मैच करने हैं, इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो आपको समझने में आसानी होगी। शिक्षा, शिक्षा ये संबंधित है देखिए ध्वनि शास्त्र से, ठीक है। और देखिए दूसरा है कल्पसूत्र, कौसे कल्पसूत्र, कौसे कर्मकांड, आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। निरुक्त जो है ये है भाषा शास्त्र या व्याकरण, इसको व्याकरण भी कहा जाता है। फिर लास्ट में आ जाएगा छंद, छंद यानी छंद शास्त्र से संबंधित होगा। तो अब बताओ इस प्रकार से इसका सेटअप बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बताओ शाबाश। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी ये इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है बताओ। ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के क्या है, रचनाकार है। और जो ये अष्टाध्यायी है संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक भी मानी जाती है दोस्तों। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में नोट करना है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी निम्न में से इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। तो आंसर होगा इसमें मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आंसर होगा रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है, यानी प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है। तो आंसर होगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, पवित्र बताना है। तो आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, जबकि सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी ये बताना है। तो आ जाएगा कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती है और यही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भी थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस चलता था तब। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, लास्ट में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी, राष्ट्र हुआ करता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, यानी 250 सूक्तों की रचना किसके लिए की गई है। तो इसका आंसर होगा इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की या सूक्तों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर होगा अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्टि तथा सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख विराइयों में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा इसका मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करना, अच्छे से समझना है इसको। तो आंसर आ जाएगा प्रजापति। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको यहाँ पे को मैच करना है, इसका सही आंसर। अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए राजसूय यज्ञ ये क्या होता था, देखिए दोस्तों ये होता था राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होता था, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, इसको देखिए, ये है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था अश्वमेघ यज्ञ। फिर अगला देखिए वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या होता था, वाजपेय यज्ञ तो ये है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता था वाजपेय। फिर अगला आता है देखिए अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिए जाने वाला होता था। सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ भी इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे एक साइड नदियाँ हैं
और दूसरी साइड भी नदियाँ हैं, लेकिन एक साइड प्राचीन नदी है और उसी का वर्तमान नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, ये आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई है परुषणी, परुषणी किसे कहा जाता है, परुषणी कहा जाता है, देखिए दोस्तों ये कहा जाता है रावी को। ठीक है, और सदुत्री किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सतलज नदी को। और अस्कनी कहा जाता है, देखिए दोस्तों ये चिनाव को कहा जाता है। और विपाशा कहा जाता है ब्यास को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही मैच हो रहा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है, 16 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए, आपको इसको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। देखिए ब्रह्म विवाह ये क्या होता था, इसको समझिए। ब्रह्म विवाह होता था समान वर्ण या समान जाति से विवाह करना, ब्रह्म विवाह कहा जाता था। अब देखिए दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह होता था, देखिए दोस्तों, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह कहलाता था दैव विवाह। फिर अगला देखिए आर्ष विवाह क्या होता था, इसको समझो। कन्या का मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह कन्या, ये होता था आर्ष विवाह होता था। फिर अगला आ जाएगा, देखिए इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, ये होता था प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह होता था बिना दहेज के विवाह को प्रजापति विवाह कहा जाता था। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए इसका आंसर कौन सा मैच हो रहा है बताइए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए, आपको यहाँ पे को मैच करना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, इसको समझना अच्छे से। गंधर्व विवाह क्या होता था, यानी देखिए गंधर्व विवाह कौन सा था, इसको समझना। गंधर्व विवाह कहा जाता था, ये प्रेम विवाह होता था। ठीक है, अब देखिए आसुर विवाह क्या होता था, इसको समझना। आसुर विवाह यानी कन्या को खरीद कर किया गया विवाह कहा जाता था, आसुर विवाह कहा जाता था। फिर है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होगा, देखिए इसको समझना। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करने को कहा जाता था राक्षस विवाह। पैशाच विवाह, देखिए पैशाच विवाह क्या होता था, देखिए सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। तो अब देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखो दोस्तों नोट करना, इसको हाईलाइट करना ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं होता है, यानी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋष ऋण 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, कौन सी है ये आपको यहाँ पे को बताना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, कौन सी है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति, ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा, देखिए चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी गाय। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए, आपको यहाँ पे मैच करना है इसका सही ऑप्शन। अब देखिए इसको मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ, हाईलाइट करते हैं इसको जरा। देखिए संग्रहित होता था, देखिए दोस्तों ये कोषाध्यक्ष होता था, संग्रहित कौन होता था, कोषाध्यक्ष। फिर देखिए भागदूत होता था, कर संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था, ये भागदूत कहा जाता था। ठीक है, अब छता या छत्री किसे कहा जाता था, ठीक है, तो ये कहा जाता था प्रतिहारी या राजप्रसाद के
रक्षक को कहा जाता था। अगला देखिए, अक्षवाप किसे कहा जाता था, इसको समझना। ये कहा जाता था पासे के खेल में राजा के सहायक को कहा जाता था अक्षवाप। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे को मैच कर रहा है, बताओ साबस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका वरुण, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल और समुद्र का देवता था? जल समुद्र का देवता किसे माना जाता है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन? वरुण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तीन क्रमों या पगों में तीनों लोक को भांप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा विष्णु को कहा गया है उपक्रम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये क्या था, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखो अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी इसको मैच करते हैं। पूसन। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइट करना इसको। तो आंसर हो जाएगा ईरान से संबंधित है अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्य की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट है, लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे लोहे से परिचित थे, यह उनकी विशेषता नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। ऋग्वैदिक आर्य गाय को पालते थे और वे पशुपालक थे, ठीक है। वे लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं हुआ करते थे, ये नोट करना है अपनी कॉपी में आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड कुंभाक्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म तथा ऋतु भारत में प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए धर्म क्या है, नंबर 1 पॉइंट लिखा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 1 ये दिया गया है जो बिल्कुल सही था। ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में कौन सा कथन सही है ये बोला जा रहा है, ठीक है। ऋत क्या था? मूलतः एक नैतिक विधान था, यानी ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऋत नैतिक विधान था, सही है। और पहला वाला सेंटेंस यानी 1 पॉइंट, धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये भी सही है। तो अब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखो एक साइड नदियाँ दी हैं, प्राचीन नदी, उसका आधुनिक नाम, इसको आपस में आपने मैच करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें अंडरलाइन करते हैं इसको ज़रा समझने के लिए। पहला है कुंभा। कुंभा को कहा जाता था कुंभा यानी यह आ जाएगा कौ से काबुल, ठीक है। दूसरा देखिए परुषणी। परुषणी कहा जाता था, रावी नदी को परुषणी कहा जाता है वर्तमान में। अगला देखिए सदानीरा। सदानीरा कहा जाता है गंडक को, किसे कहा जाता है? गंडक को। अगला देखिए सदुत्री कहा जाता है किसको? यह है सतलज को। अब देखिए इस प्रकार ये मैच हो रहे हैं, तो बताओ अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताओ शाबाश। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड मैच कर रहा है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करो भाई, ठीक है। अब देखिए पॉइंट समझते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं, कुल कितने सूक्त हैं ये आपको बताना है। यह 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला पॉइंट देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था
क्या धर्म था ये आपको बताना है। प्रकृति पूजा और वह क्या करते थे, यज्ञ पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताइए शाबाश। ये कहा जाता है महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माघव से संबंधित ऋषि थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से थे आपको ये बताना है। तो ये आंसर होगा ऋषि गौतम रहुगण। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह में प्रकाश डालता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सूर्या सूक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका महाभारत को सतसहस्त्री संहिता नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भृगु। अगला क्वेश्चन देखिए, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है। नचिकेता आख्यान मिलता है कठोपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है कौन है। तो यह है वाजसनेय शुक्ल यजुर्वेद की संहिता मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। मूल लिपि क्या थी आपको बताना है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। अब देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तुरंत नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान दो। टेक केयर।